नमस्कार। न्यूज इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। आज इस फेसबुक लाइव पर हम आए हैं ताकि हम आपको बता सके कि दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध में हो क्या रहा है। कई लोग ये सोच रहे हैं कि रूस ने अपनी सेना पीछे खींच ली है, अगर पीछे हटाई है तो क्यों हटाई है, क्या वाकई युद्ध खत्म होने वाला है, क्या रूस हार गया है, क्या यूक्रेन रूस पर भारी पड़ा है और रूस आखिर कर क्या रहा है अब इस युद्ध में। तो इसी को लेकर आज मैं आपके साथ जुड़ी हूँ इस लाइव पर आपको बताने के लिए कि दरअसल किस तरह से रणनीति बदली है रूस ने अपनी, और अब रूस किस रणनीति के तहत काम कर रहा है, क्या कर रहा है और क्यों मारियोपोल में अपनी पूरी ताकत अब रूस ने झोंक दी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कीव जो कि राजधानी है यूक्रेन की, वहां से रूस अपनी सेना को पीछे हटा रही है लेकिन मारियोपोल की तरफ केंद्रित होती जा रही है। तो देखिए मैं आपको समझाऊं कि किस तरह से युद्ध चल रहा है। करीब 40 दिन इस युद्ध को आज हो गए हैं रूस और यूक्रेन के बीच। 24 फरवरी से ये युद्ध शुरू हुआ था और आज 4 अप्रैल तक निरंतर ये युद्ध जारी है। अलग अलग समय पे अलग अलग शहरों पे रूस रणनीति के तहत बमबारी करता रहा। ऑयल डिपोज को नष्ट किया गया, चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर भी उसका कब्जा था, हालांकि वहां से भी अब सेना हट गई है। तो देखिए कीव से किस तरह से पहले जो युद्ध था वो किस तरह से चल रहा था। अब कीव से मारियोपोल की तरफ लड़ाई सिमट गई है और इसके क्या मायने हैं इस पर हम बातचीत करेंगे कि क्या मायने हैं, क्यों सेना पीछे हटी है, इसका क्या मतलब निकलता है और क्यों मारियोपोल की तरफ अब सेना सिमट गई है। पहले जो थी ईस्ट से अब सिमट गया है युद्ध। पहले जिस तरह से लड़ाई चल रही थी वो नॉर्थ से चेर्नोबिल और वहाँ से कीव के आसपास का तमाम इलाका, साउथ और ईस्ट मारियोपोल के आसपास का सी ऑफ अजोवा, ब्लैक सी और खारसो के जो इलाके हैं वहाँ के तरफ ये युद्ध चल रहा था। लेकिन अब ईस्ट से ये लड़ाई सिमट गई है और 3 जगह जो ये लड़ाई चल रही थी, जिस तरह से मैंने आपको समझाया कि नॉर्थ से चेर्नोबिल से कीव के आसपास का इलाका, साउथ से ईस्ट मारियोपोल का सी ऑफ अजोवा, ब्लैक सी और खारसा वाला इलाके में थी। अब इरपिन के रास्ते से, बूचा कीव के रास्ते से जो रूसी सेना है उसको हटा लिया गया है और पूरी की पूरी सेना को अब बेलारूस में लाया गया है। रूस की पूरी आर्मी को बेलारूस में लाया गया है, रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है। क्यों रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्या आखिर रूस कर रहा है, इसके बारे में अब मैं आपको समझा दूं। दरअसल अब जो सेना है वो डोनबास की तरफ बढ़ रही है। अब डोनबास क्या है? डोनबास जो है लुहांस्क और डोनेस्क, 2 राष्ट्र जिनको अलग फ्री स्टेट्स की फ्री रिपब्लिक्स ऑफ डोनास्क और लुहांस्क की जिसकी बात रशिया ने की थी, उन्होंने घोषित भी कर दिया था स्वतंत्र, उसको मिलाकर बना है डोनबास। और अब उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है रूस अपना। पहले जब युद्ध शुरू हुआ था 24 फरवरी को, उस वक्त डोनबास का 30% एरिया रूस के पास था और ये जो क्षेत्र है मैं आपको बताऊं, यहाँ पर रूसी भाषा बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। 18% लोग तो ऐसे हैं जिनके पास रशियन पासपोर्ट्स हैं। तो ये जो पूरा इलाका है पहले इसका 30% रूस के पास हुआ करता था जब युद्ध शुरू हुआ। लेकिन अब जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी है, अब इस पूरे इलाके का 90% अब रूस के पास है, यानी रूस हैज एन अपर हैंड ऑन दिस एरिया। और इसी पूरे इलाके में आता है मारियोपोल भी। मारियोपोल का शहर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आखिर रशिया अपनी पूरी की पूरी सैन्य ताकत मारियोपोल में क्यों झोंक देना चाहता है, इसको अब हम समझते हैं। देखिए मारियोपोल बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप है। यहाँ पर कोल बेल्ट है, कोयले के खदाने हैं यहाँ पर रशियन बोलने वाली एक बड़ी तादाद है, बहुत सारे लोग हैं जो रशियन बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इस्पात का भी निर्माण होता है, यानी कि इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये मारियोपोल का शहर। इंडस्ट्रियल एरिया पे रूस का कब्जा हो जाएगा, रूस के पास एक अच्छा इंडस्ट्रियल टाउनशिप होगा, कोल बेल्ट होगी, इस्पात का निर्माण यहाँ पर होता है, रशियन बोलने वाले लोग हैं यहाँ पर। तो इस तरह से मारियोपोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आज के वक्त में। इसके साथ ही जब सोवियत संघ हुआ करता था, सोवियत के ज़माने में भी मारियोपोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत महत्व रखा करता था क्योंकि मारियोपोल में सैन्य छावनी भी थी। उस वक्त भी मारियोपोल बहुत ज़्यादा खास था रशिया के लिए, सोवियत के लिए। अब रशिया क्या कर रहा है, डोनबास के पूरे क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लेना चाहता है, जिसमें मारियोपोल भी आता है जो कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली। और इससे होगा क्या कि देखिए रूस ने अपना एक अपर हैंड ले लिया यहाँ पर, उसके पास उसका क्षेत्र बढ़ जाएगा। साथ ही यूक्रेन का एरिया घट गया है, यूक्रेन का जो क्षेत्रफल है वो घट गया। यूक्रेन का को
की जो ज़मीन है वो टूट गई है, उसका एरिया कम हो गया है, यूक्रेन टूट रहा है, छोटा हो रहा है, सिमट रहा है, और यूक्रेन का जो संपर्क समुद्र से था वो भी टूट रहा है, और रशिया यहाँ पर मजबूत हो रहा है। जो सी ऑफ अजोवा है, ब्लैक सी है, यहाँ से यूक्रेन को मदद मिलनी बंद हो जाएगी, बल्कि ब्लैक सी फ्लीट ऑफ रशिया विल हैव एन अपर हैंड। रशिया अपनी ब्लैक सी फ्लीट को बढ़ा सकता है, इस क्षेत्र के लोगों की मदद और बेहतर तरीके से कर सकता है। यहाँ से ही क्रिमिया को पानी का जो सप्लाई जाता था, जो कि यूक्रेन ने रोका हुआ था, उस क्रिमिया को पानी का सप्लाई बेहतर हो सकता है। रशिया अपने लोगों की मदद बेहतर तरीके से कर सकता है। जो रशियन फोर्सेस हैं वो इस एरिया में, डोनबास का जो एरिया है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको बेहतर सुविधाएं मुहैया करवा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। जबकि यूक्रेन को समुद्र के रास्ते से जो मदद मिल रही थी अब तक, या जो मिल सकती थी, वो मदद अब नहीं मिल पाएगी। यूक्रेन कमजोर पड़ जाएगा इस लिहाज से। और जैसा कि मैंने बताया कि रशिया को यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि सामरिक लिहाज से वो मजबूत हो जाएगा, वो क्रिमिया को पानी का सप्लाई कर पाएगा, साथ ही उसकी जो ब्लैक सी फ्लीट है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। यूक्रेन पूरी तरह से जो पूर्व का इलाका है, पूर्व से पूरी तरह से यूक्रेन कट जाएगा, और इस तरह से पुतिन को अपर हैंड मिल जाएगा। लोग कहेंगे आखिर फायदा क्या हुआ पुतिन को? पुतिन कीव पे तो कब्जा कर नहीं पाए, तो पुतिन को ये फायदा हुआ है कि उसने उस क्षेत्र को कब्जा लिया है, उस क्षेत्र पर उसका अधिकार हो गया है, नियंत्रण हो गया है, जिस क्षेत्र में रशियन बोलने वाले लोग हैं। जो क्षेत्र यूक्रेन को पानी के रास्ते से काट देगा, सी रूट से काट देगा, यूक्रेन को मदद नहीं मिल पाएगी। साथ ही साथ क्रिमिया जो अब तक पानी की समस्या से जूझ रहा था, यूक्रेन पानी नहीं दे रहा था, क्रिमिया को पानी मिल पाएगा, रशियन फोर्सेस को अपर हैंड मिल जाएगा, ब्लैक सी फ्लीट जो रशिया की है वो और मजबूत हो जाएगी, रशियन सैनिक वहां के लोगों को, डॉनबास के इलाके के लोगों को और बेहतर मदद कर पाएंगे। और ये यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सेटबैक होगा। ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सेटबैक है कि जिस क्षेत्र का 30% उसने पहले खोया था, डॉनबास का जो एरिया है, जो लुहांस्क और डोनेस्क को मिलाकर बनता है, उसका 30% उसने पहले खोया था। अब इस क्षेत्र का पूरा 90% खो चुका है यूक्रेन, और रशिया पूरा का पूरा इस क्षेत्र में बहुत जल्दी नियंत्रण हासिल कर लेगा। अब यहाँ से ये है कि क्रिमिया की सेफ्टी भी हो गई, क्रिमिया को भी रशिया अब और मजबूत कर पाएगा, उसको सेफ रख पाएगा, क्रिमिया को पानी भी पहुँचा पाएगा, और डोनेस्क और लुहांस्क जो है उनको फ्री रिपब्लिक स्टेट्स उसने पहले ही घोषित कर दिया है। अब ये जो पूरा इलाका है ये रिसोर्स रिच है। मैंने आपको बताया कि ये इलाका इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जो पूरा इलाका है लुहांस्क का और डोनेस्क का, ये जो फ्री रिपब्लिक्स हैं, ये रिसोर्स रिच है, इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर है, कोल बेल्ट यहाँ पर है, इस्पात का निर्माण यहाँ पर होता है। तो इस तरह से रशिया को इकोनॉमिकली भी मदद मिलेगी, वहाँ के लोगों को वो अपनी तरह से ग्रो कर पाएगा। जो लोग रशियन बोलते हैं, जो रशियन विचारधारा के हैं, उन लोगों को वो और आगे बढ़ा पाएगा। सामरिक दृष्टि से रशिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत मजबूती रशिया को मिलेगी। इसके अलावा सी रूट से यूक्रेन पूरी तरह से कट जाएगा, और जो सी ऑफ अजोवा है, ब्लैक सी फ्लीट है, वो मजबूती ले लेगी, और रशिया को इस तरह से इस युद्ध में बढ़त मिल जाएगी। हालांकि कीव को ना नियंत्रण में ले पाना, कीव को ना कब्जा पाना, ये रशिया के लिए एक नुकसान है, और यूक्रेन के लिए एक उपलब्धि इसको गिनी जा सकती है। लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि पूरा का पूरा अपर हैंड यूक्रेन को मिल गया है। और एक चीज़ और याद रखिए कि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है चीज़ें बेहतर हो रही हैं, शांत हो रहा है ये युद्ध, लेकिन उसी वक्त एक ज़्यादा बड़ा हमला या एक बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ रशिया निकलकर सामने भी आ सकता है। यानी तूफान के पहले का सन्नाटा भी हो सकता है, क्योंकि रशिया की ताकत को सभी जानते हैं। रशिया अपने आप में एक सुपर पावर है, और ये जो लड़ाई है ये दरअसल यूक्रेन और रशिया के बीच नहीं, बल्कि दो सुपर पावर्स के बीच है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल है। अमेरिका और रूस की ये लड़ाई है, ये पैसे की लड़ाई है, पावर की लड़ाई है, और साथ ही साथ अहम की लड़ाई है। मुझे लगता है मेरे दर्शक काफ़ी हद तक मैं समझा पाई होंगी आपको कि क्या कुछ दरअसल चल रहा है, क्यों रूस किस तरह से रीरूट कर रहा है, रीऑर्गेनाइज कर रहा है अपने फोर्सेस को, और क्या रशिया का इसमें फ़ायदा है। बहरहाल मेरे साथ इस लाइव पर जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप फेसबुक पर कमेंट्स के ज़रिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को आप शेयर करें।